Jitendra classes, Professor C.S. Suresh Tejwani, Contract Act, Last Day Revision, Unit 3, Other Essential Elements of the Valid Contract. हमें सेक्शन 10 यहाँ पे लर्न करना है। सेक्शन 10 आपको बोल रही है कि all agreements are contract if they made with free consent, competent person, lawful object, lawful consideration, not expressly declared to be void। इसका मतलब इस यूनिट में हमें competent person, free consent, lawful object and lawful consideration and agreement expressly declared to be void, ये 4 टॉपिक लर्न करने हैं। उसका सबसे पहला टॉपिक है कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी है तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। सेक्शन 11 ने बोला है मेजर है, साउंड है एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वही पर्सन कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाएगा। उसमें पहले सबसे पहले आपको माइनर एक्सप्लेन किया है, जो माइनर नहीं है वो मेजर है। सब्जेक्ट टू लॉ, जो लॉ आपको एप्लीकेबल होता है उसी लॉ के मुताबिक आपने एज कंप्लीट किया है, नाउ 18 इयर्स आपने कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप मेजर माना जाओगे। माइनर के साथ ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, उसका मतलब जब आपने एग्रीमेंट किया है तब से कैंसिल है, रिसाइन है, आप अमल में नहीं ला सकते, नॉट इन्फोर्सेबल है। वॉइड ऑफ इनिशियो का एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपको बुक में दिया है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्माओ घोष। धर्माओ घोष 8,000 का लोन लेके 20,000 का प्रॉपर्टी है उसका मॉर्गेज डीड साइन करके मोहरी बीबी को दे रहा है, लेकिन धर्माओ घोष माइनर होने की वजह से मॉर्गेज डीड कैंसिल कर सकता है और मोहरी बीबी को पेमेंट नहीं करेगा तो चलेगा। सबसे पहले वॉइड इनिशियो है। सेकंड पॉइंट, माइनर मेजर होने के बाद भी अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं कर सकता है। आपने भी गुड्स परचेज किया है, प्रोमिसरी नोट दिया हुआ है, और मेजर होने के बाद पुरानी प्रोमिसरी नोट की जगह पे, जब माइनर से तब प्रोमिसरी नोट दिया था उसकी जगह पे नया प्रोमिसरी नोट दे रहे हो तो वो भी वॉइड माना जाएगा। आपने जब माइनर से तब गुड्स लिया हुआ था वह कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। आप मेजर हुए हैं, बाद में कुछ कंसिडरेशन नहीं लिया है, सिर्फ प्रोमिसरी नोट दिया है, इसीलिए हम उसको वॉइड मानेंगे। माइनर मेजर होने के बाद रेटिफाई नहीं कर सकता, माइनर बेनिफिट ले सकता है, माइनर किसी को प्रोमिसरी नोट लिख के रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकता है। दूसरा बंदा माइनर को प्रोमिसरी नोट दे रहा है तो वो इन्फोर्स करवा सकता है, उसके मनी के लिए स्यू कर सकता है। माइनर फायदा ले सकता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकता। ऑलवेज कैन प्लीड द माइनॉरिटी। जब माइनर था फ्रॉडुलेंट एज रिप्रेजेंट किया, मैंने बोला मैं 20 ईयर का हूं, लेकिन जब मनी लेने के लिए बैंक आई तब मैंने इसको बताया नहीं नहीं मैं तो 17 साल का था, तो वो बोल सकते हैं फ्रॉडुलेंट एज प्रेजेंट करके लोन लिया हुआ है तो भी वापस नहीं देगा तो चलेगा, ऑलवेज कैन प्लीड द माइनॉरिटी। लेकिन आगे ऐसा टॉपिक आएगा वो मनी स्पेंड नहीं किए हुए हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं, तो जैसे पड़े हैं वैसे वापस देना है। माइनर की नेसेसिटी, माइनर को और माइनर जिसको संभालने के लिए लायबल है उसको सप्लाई की हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं। माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, माइनर के मदर फादर नहीं है, उसकी छोटी बहन है, वो छोटी बहन को संभालने के लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको कुछ दिया हुआ है तो उसके लिए भी माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है। लग्जरियस आइटम नहीं, माइनर के स्टेटस पे माइनर के पास कितना पड़ा हुआ है वह देखने के बाद उसको नेसेसिटी सप्लाई किया जाएगा। फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, मेडिकल है, तो ही माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है। ऑनलाइन लर्निंग के लिए 70,000 का लैपटॉप माइनर ने परचेस किया था, उसकी प्रॉपर्टी 20,000 की थी, तो माइनर की प्रॉपर्टी 20,000 ही पे होगी, 50 बाकी का पे करने की जरूरत नहीं है। माइनर को कोई भी बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोल सकता है, माइनर पर्सनली लायबल ही नहीं है, इसलिए माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। माइनर बेनिफिट में सेक्शन 30 में पार्टनर हो सकता है,
माइनर एजेंट हो रहा है तो माइनर ने चेक लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो भी चेक बाउंस होगा तो प्रिंसिपल लायबल है। माइनर की नेग्लिजेंसी के लिए भी प्रिंसिपल लायबल है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल भी एजेंट लायबल नहीं है, क्यों? वो माइनर है। माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, उसका नाम है तो उसका रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसमिशन में आया है तो गार्डियन के साथ उसका नाम ऐड होता है, गार्डियन शेयर होल्डर माना जाता है, वो भी फुल्ली पेड शेयर में ही गार्डियन विद माइनर शेयर होल्डर बन सकते हैं। गार्डियन माइनर के बिहाफ उसके कंपेटेंस के अंदर रह करके माइनर के फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ सर्टिफाइड गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट किया जो गार्डियन है ना, वही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। माइनर ने ऑन बिहाफ ऑफ गार्डियन, गार्डियन का नाम देके गार्डियन का एजेंट बन के कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्कूटी परचेस किया है, बोल दिया मेरे पापा आएंगे पेमेंट करके जाएंगे, पापा को पूछ के किया है तो ही उसके पापा लायबल नहीं। गार्डियन को मालूम नहीं है, गार्डियन के एजेंट बनकर काम नहीं किया है तो उसके गार्डियन लायबल नहीं है। माइनर एंड गार्डियन दोनों साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ गार्डियन लायबल है, माइनर नहीं। गार्डियन माइनर का पेरेंट माइनर का गारंटर बन रहा है तो भी जो मेजर पर्सन जो गार्डियन है वह एन आउटसाइड पर्सन का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। लास्ट टॉपिक है टॉर्ट, सिविल रॉन्ग। आपने हॉर्स अपने लिए लिया था, आपने लगेज रखा, फ्रेंड को दिया, बुरी तरीके से आपने उसका यूज किया, जंपिंग करवाया, वो हॉर्स का डेथ हो गया तो माइनर लायबल हो सकता है। माइनर के बाद है साउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो साउंड है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म समझ सकता है, जो रेशनल जजमेंट ले सकता है, जो ऑन इंटरेस्ट देख सकता है, वही साउंड है। मैं मजाक में ऑलवेज बोलता हूं स्टूडेंट को, आपको 2, 5, 10 साल के बाद का दिखता है, अभी हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नवरात्रि खेलना चाहिए, वो जिसको दिखता है वो सही डिसीजन ले सकता है, पर सब लोग साउंड होते हैं। दैट मींस जो परमानेंट इडियट है उसके साथ के सभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन ऑकेशनली कई बार अनसाउंड होते, बहुत ज्यादा पी लेते हैं, तो जब वो अनसाउंड थे तब कॉन्ट्रैक्ट किए वो वैलिड नहीं है, साउंड थे तब के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। मालूम कैसे पड़ेगा? वो तो विटनेस चाहिए उसके लिए। ल्यूसिडिटी, उसका मतलब अनसाउंडनेस का इंटरवल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ल्यूनेटिक, साउंडनेस का इंटरवल दैट इज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। हमने कॉम्पिटेंट पर्सन का फर्स्ट पॉइंट मेजर, सेकंड पॉइंट साउंड, थर्ड पॉइंट नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड लॉ में लॉ ने कई बंदे ऐसे बताए हैं जो डिस्क्वालिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो बंदे नहीं होने चाहिए। सबसे पहला एलियन एनिमी। फॉरेनर हमारे लिए एलियन तो है, लेकिन एलियन फ्रेंड भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है। फॉरेन के पर्सन के साथ यानी फॉरेन के साथ उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो वो एलियन फ्रेंड है, वॉर डिक्लेयर हुआ है तो एलियन एनिमी माना जाएगा। पाकिस्तान के साथ वॉर था तो पाकिस्तान के बंदे के साथ हमने कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, किया हुआ है तो वो भी सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एलियन एनिमी है। इंसॉल्वेंट है, जब तक वो कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, उसका डेब्ट पे करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, तब वो इंसॉल्वेंसी के पीरियड में कांटेक्ट नहीं कर सकता। जब वो सॉल्वेंट हो जाता है बाद में कर सकता है। कन्विक्टर है, उसको जो सजा मिली है वो सजा पूरी हो गई है, पार्डन उसको माफ किया गया है, उसके बाद कांटेक्ट कर सकता है। ड्यूरिंग द कन्विक्शन पीरियड वो कांटेक्ट नहीं कर सकता है। कॉर्पोरेशन एंड कंपनी, स्पेशल एक्ट के नीचे बनी हुई है कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे इनकॉर्पोरेट की गई कंपनी को ऑब्जेक्ट क्लोज में जो बताया उतना ही काम कर सकती है। कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट में जो बताया उतना ही काम कर सकती है, उसके अलावा के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो डिस्क्वालिफाइड है। डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन एम्बेसडर, अक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव, जो फॉरेनर यहाँ पे राजदूत आते हैं ना, वहां पे उस पे स्यू करना है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, वैसे ही नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। सबसे पहले कॉम्पिटेंट पर्सन, मेजर, साउंड,
and not disqualified by law. उसके बाद आएगा फ्री कंसेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट यानी क्या, कंसेशंस एडिडम, जो चीज जैसे बोली हुई है वह चीज वैसे ही समझना, दैट इज द कंसेशंस एडिडम। मीटिंग ऑफ माइंड, मैं जो बात कर रहा हूं, धीरू भाई इज द डायरेक्टर ऑफ माय इंस्टीट्यूट। आपके दिमाग में धीरू भाई अम्मा नहीं होना चाहिए, मैं जो छगन धीरू भाई है उसकी बात कर रहा है वही होना चाहिए, तब कंसेशंस एडिडम है। टाइटैनिक मैं बात कर रहा हूं फनफेयर की, आप समझ रहे हो ओरिजिनल। किसी ने बोला मैं सीए हूं, सामने वाला समझा बीए। ऐसा कोई भी सिचुएशन है, सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, वो कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सेक्शन 30 सेक्शन 14 बोल रहा है यहाँ पे मैं फ्री कंसेंट कब नहीं होती ना, उतना ही लर्न करना है। कंसेंट है, फ्री नहीं है, कोज्ड बाय ड्यू टू अदर रीजन कंसेंट मिली है। सेक्शन 15 में कोशोइंग, 16 में अंडी इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन एंड 20, 21 एंड 22 में मिस्टेक। यह वजह से आपने कंसेंट दिया हुआ है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइडेबल यानी रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर अग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। मैंने आपका कुछ फायदा लेके स्टूडेंट के पास से 1 लाख वाली गाड़ी 10,000 में ली हुई है, तो स्टूडेंट कोर्ट में जाके कैंसिल कर सकते हैं, मैं कैंसिल नहीं कर सकता, वॉइडेबल। सबसे पहले फ्री कंसेंट न होने की फर्स्ट वजह कॉशन, कॉशन सेक्शन 50। कॉशन के अंदर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, आप ऐसा कर रहे हो, करने की धमकी दे रहे हो, कौन सा काम जो फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड ने मना बोला है। डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी की प्रॉपर्टी आप रॉन्गफुली रख रहे हो और रखने का धमकी दे रहे हो। प्यूजिलाइज टू अदर, उसकी वजह से दूसरा बंदा इन्फ्लुएंस हुआ है, आगे आया है। कोस्ड ड्यू टू दैट वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, आपने कोर्शन यूज किया है, आपने कोर्शन यूज किया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। कोर्शन में फिजिकल थ्रेट है, मालूंगा फिजिकल थ्रेट है। कोर्शन थर्ड पार्टी दे सकती है, थर्ड पार्टी पे दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एक दूसरे को कोर्शन दे। एक बंदा भाई लोग को बोल सकता है कि उसके बेटे को उठा के ले जा, तो थर्ड पार्टी ने किया, थर्ड पार्टी पे किया। मैं सुसाइड कर दूंगा तो ऐसा नहीं करेगा, तो कोर्शन ने जमाना तो देखो। हस्बैंड ने वाइफ को बोला, आपके स्टडी मटेरियल में है, हस्बैंड ने वाइफ को बोला गिव मी रिलीज डीड अदरवाइज आई विल सुसाइड, और वाइफ ने दे भी दिया रिलीज डीड, तो सुसाइड है, वो इंडियन पेनल कोड ने मना बोला हुआ है, ये बॉडी आपका नहीं है, आप नहीं चलाते हैं, आपका राइट नहीं है, वो तो लॉ भी मानता है। तो इसीलिए वो कोर्शन होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। कोर्शन की इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या आएगी, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल यानी कोस्ड पार्टी, जो वीकर पार्टी है, वो बोलेगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वो नहीं बोलेगी तो कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल करवा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एक बार कैंसिल हो जाएगा तो 3 पॉइंट है इफेक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, और दूसरे पॉइंट में मैंने आपकी गाड़ी धमकी देके 1 लाख में 10,000 में ली थी, तो 1 लाख वाली गाड़ी 10,000 रुपए में ली, 10,000 मैंने आपको दिया, तो सेकंड में बेनिफिट रिस्टोर, 10,000 जो आपको मिले हैं वो भी रिस्टोर करना है, रिटर्न बैक करना है, और मैंने कुछ गाड़ी इतने दिन यूज किया उसका फायदा लिया, तो फायदा एंड गाड़ी दोनों को रिटर्न करना है। उसका मतलब सेकंड पॉइंट आप मुझे रिटर्न करोगे, थर्ड पॉइंट मैं आपको रिटर्न करूंगा, दोनों को रिटर्न बैक और रिस्टोर कर देना है। क्वेश्चन के बाद है अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 बोल रही है अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन सबसिस्ट, जहां रिलेशन होता है वहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, क्वेश्चन में रिलेशन की जरूरत नहीं है। रिलेशन कैसे होने चाहिए, डोमिनेंट पार्टी एंड वीकर पार्टी, एक बंदा दूसरे के विल पे अपना प्रभुत्व रख रहा है तो ही ऐसा बोल पाओगे कि यहाँ पे डोमिनेंट रिलेशनशिप है। सबसे पहला पॉइंट रिलेशन सबसिस्ट, दूसरा पॉइंट डोमिनेंट रिलेशनशिप होने चाहिए।
एंड डोमिनेंट रिलेशन का मिसयूज, अनफेयर एडवांटेजेस किसी ने लिया होना चाहिए, तभी यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए। रिलेशन होने चाहिए, रिलेशन डोमिनेंट होने चाहिए, उसमें 4 पॉइंट दूसरे दिए हुए हैं। डोमिनेंट रिलेशन में सब पहले रियल एंड अपीयरेंट अथॉरिटी, फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ। फादर बोलेगा वैसा सन करेगा, ऐसा लो मान रहा है, रियल एंड अपीयरेंट अथॉरिटी। सेकंड है फिड्यूसरी रिलेशनशिप, जहां ट्रस्ट है, जहां कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर एंड पेशेंट है, स्पिरिचुअल गाइड्स एंड फॉलोअर है, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट है, यहाँ पे भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। बाईपास सर्जरी करते डॉक्टर बोलेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड मुझे 1 लाख में दे दे, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। मेंटल डिस्ट्रेस, इलनेस की वजह से, ओल्ड एज की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, आप सोच नहीं सकते हैं। एट दैट टाइम कोई कॉन्टेक्ट क्या है, कोई बुजुर्ग अम्मा है, उसको कोई लेडी संभाल रही है और वो पूरा बीमार है, लेडी जो बुजुर्ग है वो बीमार है, पलंग से वो खड़ा भी नहीं हो सकती है, तो जो लेडी उसको संभाल रही है वो बोलेगी तेरा मकान मुझे 10 लाख में लिख के दे दे, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। मेंटल डिस्ट्रेस के पास है अनकॉन्शियस बार्गेनिंग। अनकॉन्शियस बार्गेनिंग में टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल नहीं है, मार्केट रेट 1% चल रहा है, मैं आपको 5% पर मंथ में लोन दे रहा हूं। मनी लेंडिंग एंड गिफ्ट, डॉक्टर ऑपरेशन करने के टाइम पेशेंट को बोलेगा तेरी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट में दे दे, तो ये जो आपका अनकॉन्शियस बार्गेनिंग है मनी लेंडिंग एंड गिफ्ट में, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन बैंक आपको मनी दे रही है तो वो स्ट्रिंजेंट मार्केट पोजीशन की वजह से दे रही है, उसने इंड्यूस नहीं किया है, इसलिए बैंक के केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं अप्लाई होगा। 4 पॉइंट डोमिनेंट रिलेशनशिप के, रियल रिलेशनशिप, फिड्यूसरी रिलेशनशिप, मेंटल डिस्ट्रेस, अनकॉन्शियस बार्गेनिंग। उसके बाद अगेन आपका ऑब्जेक्ट अनफेयर एडवांटेजेस का होना चाहिए। टीचर ने अपनी इंटेलिजेंट डॉटर के लिए स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ एंगेजमेंट करवाया, तो यहाँ पे अनफेयर एडवांटेजेस लेने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कॉन्टेक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, वीकर पार्टी है, वो प्रूव करेगी अदर पार्टी ने मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है, रिलेशन था, रिलेशन का यूज किया है, उससे मुझे नुकसान हुआ है, बस प्रूव करेगा तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो होगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है इसमें, वॉइडेबल तो सब में आएगा, कोर्ट अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड भी रख सकता है, एंड कोर्ट जस्ट थिंक फिट, उसको योग्य लगेगा वैसे उसमें मॉडिफिकेशन अमेंड करके इन्फोर्स भी करवा सकता है। ये बात हुई अनड्यू इन्फ्लुएंस। अभी डिफरेंस है कोशोइंग एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का। नेचर ऑफ एक्शन, कोशोइंग में फिजिकल थ्रेट है एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल थ्रेट है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन कोशोइंग में है एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं है। रिलेशनशिप ऑफ पार्टी कोशोइंग में जरूरी नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में होना ही चाहिए। एक्सरसाइज बाय होम, कोशोइंग थर्ड पार्टी पे कर सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही हो सकता है। इनफोर्सेबिलिटी, कोशोइंग है वो वॉइडेबल है, अग्रीड पार्टी डिसाइड करेगा इन्फोर्स करना या नहीं, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसमें कोर्ट डिसाइड कर सकता है अमल करवाना या नहीं। एंड पोजीशन ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट मिला है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोशोइंग है तो वापस दे ही देना है, लेकिन जब अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसमें कोर्ट बोलेगा तो पूरा, कोर्ट नहीं बोलेगा तो नहीं, कोर्ट जितना बोलेगा उतना वापस करता है। कोशोइंग है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, और उसके बाद फ्रॉड है सेक्शन 70। फ्रॉड के अंदर डूइंग सर्च एंड एक्ट, ऐसा काम आप कर रहे हो, आपकी कन्वीनियंस, आपकी इच्छा से हो रहा है, आपके एजेंट के पास से आप करवाते हो। इंड्यूस,
इंटेंशन टू डिसीव, दूसरे को आपको डिसीव करने का आपका पर्पस है। इंड्यूस टू डिसीव है, दूसरे बंदे को और उसके एजेंट को इंड्यूस कर रहे हो, तो ये फॉलोइंग एक्ट फ्रॉड में माना जाएगा। दूसरे को आप इंड्यूस एंड इंटेंशन टू डिसीव, ये दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 5 आपको केसेस दिए हुए हैं। सजेशन एज टू द फैक्ट, आप जो प्रेजेंट कर रहे हो विच इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, आपको मालूम भी है, यू आर रिप्रेजेंटिंग एज ए ट्रू, दैट इज द फर्स्ट। आपको मालूम है ये चीज गलत, ये लड़का अच्छा नहीं, मुझे मालूम है, तभी मैंने बोला ये लड़का तो बहुत अच्छा है, भगवान नाम जैसा है, तो ये क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। सजेशन एज टू द फैक्ट। सेकंड, कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल थिंग विच आई नो, विच आई बिलीव, मुझे मालूम था ये लड़का बहुत ही पीता है, लेकिन मैंने बताया नहीं, छुपाया, आपने मुझे ट्रस्ट किया था तभी मैंने छुपाया। थर्ड पॉइंट, प्रॉमिस किया, परफॉर्म करने का इरादा ही नहीं था, एंगेजमेंट कर डालो, शादी नहीं करनी है, तो ये फ्रॉड ही हुआ। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई भी काम आप कर रहे हैं दूसरे को डिसीव करना, छेतरने के लिए आप बोलते हैं, तो वो क्या होगा? यहाँ पे हम फ्रॉड मानेंगे। एंड एक्ट लॉ स्पेसिफिकली सेज इट इज फ्रॉडुलेंट, लाइक ऑक्शन सेल में बोली बोलने के लिए, बीट के लिए कोई बंदे को आप यहाँ रख दोगे, तो ये सब होगा फ्रॉड की डेफिनेशन के 5 पॉइंट्स। 7 एसेंशियल एलिमेंट नियरेस्ट टू ही है। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन एसर्शन फॉल्स होना चाहिए, तो वहां पे क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, आपकी रजूआत गलत होनी चाहिए, लेकिन साइलेंस है वो फ्रॉड है या नहीं है, तो ऐसा बोलेंगे नियर साइलेंस इज अ फ्रॉड और नॉट, जहां पे ड्यूटी टू स्पीक है एंड साइलेंट इक्वल टू स्पीच है, वहां पे फ्रॉड है। ड्यूटी टू स्पीक कब होता है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, मैंने आप पे ट्रस्ट रखा हुआ है, तो आपको सामने से इंफॉर्मेशन देना है, अदरवाइज साइलेंस से फ्रॉड हो जाएगा। होल्स अननोन पर्सन को बेचा है और बताया नहीं कि अनसाउंड है, तो फ्रॉड नहीं है। डॉटर को बेचा है तो उसने ट्रस्ट रखा था, इसीलिए उसको बताया नहीं है कि अनसाउंड है, तो फ्रॉड हो जाएगा। ड्यूटी टू स्पीक के बाद साइलेंस इक्वल टू स्पीच, आपका आंसर नहीं दोगे तो ऐसा मैं मानूंगा आपका होल्स है ना वो साउंड है, आपने आंसर नहीं दिया तो मैंने मान लिया वो साउंड है। आपने हाँ नहीं बोलोगे तो मैं हाँ समझ लूंगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, वह वैलिड नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, आप आंसर नहीं दोगे तो साउंड है, वह वैलिड है। रिप्रेजेंटेशन फॉल्स होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन फैक्ट का होना चाहिए। मैंने ये चीज 100 रुपीज में परचेस की है, एक्चुअली 10 रुपए में परचेस किया था, तो फैक्ट गलत दिया तो फ्रॉड है। लेकिन इसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज हो सकता है, वर्थ रुपीज 100, ये ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले फ्रॉड होना चाहिए। एंगेजमेंट हो जाने के बाद कोई बताएगा इसका पैकेज है वो 10 लाख का है, रियल में 1 लाख का था, एंगेजमेंट होने के बाद क्या है, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं हुआ है। बिफोर कंक्लूजन गलत इंफॉर्मेशन मिली है तो ही फ्रॉड माना जाएगा। रेकलेसली, मुझे किसी ने पूछा ये लड़का कैसा है, मैंने उसके नियर फ्रेंड को भी नहीं पूछा, वैसे बोल दिया अच्छा है, तो मैंने फ्रॉड किया है। इंफॉर्मेशन जानना चाहिए, मुझे जानने की ट्राई भी नहीं की है, मैंने इंक्वायरी भी नहीं की है, तो फ्रॉड है। मैंने दी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से ही वो कॉन्टेक्ट मेंटेन हुआ है, इंड्यूस मैंने किया है, तो ही फ्रॉड है। शेयर मार्केट में से शेयर परचेस किया है और प्रॉस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन थी, तो फ्रॉड नहीं है, मैंने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं था। इंड्यूस होना चाहिए, मैंने बोला था कि भाई छगन भाई इज द डायरेक्टर ऑफ माय इंस्टीट्यूट, छगन नहीं था मगन था, लेकिन वो रेप्यूटेड ही नहीं था, उसकी वजह से वो इंड्यूस ही नहीं हुआ। इंड्यूस हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर रिलाय क्या होना चाहिए, उसको लॉस हुआ होना चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन दी थी, मार्केट में 1% इंटरेस्ट चल रहा था, आपको 3% बेनिफिट मिला है, तो यहां पर फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड की इफेक्ट में 3 पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन होगा, डैमेजेस क्लेम होगा, एंड पुट ए पोजीशन एज लाइक द स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने बोला था कि एक्स का पैकेज 10 लाख रुपए है पर मंथ और 1 लाख था, तो मुझे 9 लाख देना पड़ेगा। मेक द स्टेटमेंट ट्रू, वो ट्रू स्टेटमेंट मुझे करना पड़ेगा।
कब फ्रॉड नहीं है? दो वजह है। मैं साइलेंस रहा, लेकिन मैंने आपको कागज ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, मीन्स ऑफ डिस्कवर दे दिया, आपको बोला देख लेना, आपने देखा नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन हो गए हैं, तो फ्रॉड नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी 1000 टन है, मुझे मालूम है आपको लग रहा है कहीं से आप ऐसा सुन के आए हो, मैंने नहीं बोला, मैंने रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट में फर्स्ट में ऊपर लिखा था 500 टन कैपेसिटी, आपने पढ़ा नहीं तो फ्रॉड नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन गलत थी पोस्ट टू, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं हुए हो तो भी फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड के पास सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन इन फ्रॉड में इंटेंशन का ही डिफरेंस है, गलत इंफॉर्मेशन दोनों में दी जाती है। मिसरिप्रेजेंटेशन में आई नो दैट इट इज ट्रू, रियली इट इज नॉट ट्रू, आई एम रिप्रेजेंटिंग एज अ ट्रू। मुझे मालूम है ये सही है, सही नहीं था, लेकिन मैंने सही रिप्रेजेंट किया। मैं सही समझ रहा था ये लड़का सही है, मैंने बोला ये लड़का सही है, सही था नहीं, तो मिसरिप्रेजेंटेशन। मुझे मालूम था ये लड़का गलत है और मैंने सही रिप्रेजेंट किया है, तो फ्रॉड। सेकंड पॉइंट, मैं दूसरे को इंड्यूस नहीं कर रहा, मेरा इंटेंशन टू डिसीव नहीं है। थर्ड पॉइंट, मेरा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो इनोसेंट है, ये सिचुएशन अराइज होगी तो मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। मैंने प्रोस्पेक्टस में लिखा कदम विल बी डायरेक्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, रियल में कदम को नहीं पूछा, धवल को पूछा था, वो कदम को रहना नहीं था तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मैंने बोला मेरी गाड़ी का इंजन एक्सेलेंट कंडीशन में है, था नहीं, तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, मुझे मालूम भी नहीं था। मैंने बोला घोड़ी यानी मेल, वो साउंड है, मैंने चेक नहीं किया, साउंड थी नहीं, तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। फोर्थ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांसेप्ट से रिवर्स है। मैंने बोला यह चीज का वर्थ 500 हो सकता है, यहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ ओपिनियन है, ये फैक्ट है ही नहीं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। उसके बाद डिफरेंस है बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव है, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं है। फ्रॉड में नॉलेज ऑफ ट्रूथ, बोलने वाले के पास था, सही चीज मालूम थी, मिसरिप्रेजेंटेशन में सही चीज मालूम नहीं थी। फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी होगा, डैमेजेस भी क्लेम होगा। मिसरिप्रेजेंटेशन में ओनली एंड ओनली कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हो सकता है। मीन्स ऑफ डिस्कवर दे के फ्रॉड में बच नहीं सकते, मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर सकते हो, बच सकते हो। 3 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास एक फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 टन है, मैं बाहर रहता था, मुझे मालूम नहीं था, मुझे किसी ने 1000 टन बताया और मैंने भी 1000 टन परचेसर को बता दिया, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, उसने 500 लिखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। लेकिन मुझे मालूम था 500 टन है तो मैंने 1000 टन बोला और मीन्स ऑफ डिस्कवर दे दिया, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, आप देख सकते थे, आपने देखा नहीं है, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेबल ही होगा। रिपीट, मिसरिप्रेजेंटेशन में मीन्स ऑफ डिस्कवर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, फ्रॉड में मीन्स ऑफ डिस्कवर कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेबल। लेकिन साइलेंस है तो फ्रॉड में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। उसके बाद है मिस्टेक। मिस्टेक में 3 सेक्शन है, 20, 21, 22। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी मेरा शिप में गुड्स आ रहा था, दरिया में डूब गया था, मुझे भी मालूम नहीं था, आपको भी मालूम नहीं था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बायलेटरल मिस्टेक है, दोनों को मालूम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 में अलग अलग तरीके की मिस्टेक हो सकती है, प्राइस है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, टाइटल है, आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस है। मुझे ऐसा था गुड्स है वो आ रहा है, डूब गया था, मुझे ऐसा था जो चीज मैं बेच रहा हूं वो इंपोर्टेड है, लोकल सप्लाई थी। आपका नेचुरल इनोसेंट बिलीफ था, यहाँ एरोनियस बिलीफ था, वो मिस्टेक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ सेक्शन 21 में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मुझे मालूम नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, ऐसा नहीं चलता है, मैं गलत साइड में गाड़ी चलाता था, ये वन वे है, मालूम नहीं था तो पेनल्टी भरना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है।
लेकिन फॉरेन लॉ है, वहां पे 2 दिन के लिए कहीं मालूम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे वॉइड है। फैक्ट वॉइड, इंडियन लॉ वैलिड, फॉरेन लॉ वॉइड, बायलैटरल वॉइड एंड यूनिलैटरल वैलिड। 14 फेब को नील को जाना था, लेकिन 13 फेब को वो कल्याण ज्वेलर्स में गया, वहां पे ओरिजिनल और इमिटेशन दोनों था, उसने पूछा नहीं, इमिटेशन को ओरिजिनल समझ के ले आया, तो उसमें ज्वेलर्स वाले का कोई मिस्टेक नहीं है, यूनिलैटरल है तो वैलिड है। उसके बाद पहले हमने देखा कंपेटेंट पर्सन, बाद में हमने देखा फ्री कंसेंट, अभी 2 टॉपिक बाकी है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसीडरेशन। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पॉइंट है फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन बाय लॉ में आपको एग्जांपल दिया है, माइनर है, वो मैरिज करना चाहता है, 17 साल का था और डॉवरी उसको मिल रहा था, तो यहाँ पे लॉ ने मना बोला है, प्रोहिबिशन है, आप नहीं कर सकते। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। फाइनेंस के लिए आप ऑफिस रेंट पे रखते हो और रेंट पे दारू की बोतल देते हो, तो ऑब्जेक्ट लॉफुल, कंसीडरेशन अनलॉफुल। आप दारू का बिजनेस करने के लिए ऑफिस रखते हो तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, और जो रुपीस दे रहे हो वो कंसीडरेशन लॉफुल। दो में से कोई भी अनलॉफुल हो सकता है, किसी पर्पस के लिए करते हो वो ऑब्जेक्ट है, क्या दे रहे हो वो कंसीडरेशन है। फोरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना बोला है। सेकंड चीज प्रोविजन ऑफ द लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर ऐसा आपने डिफॉल्ट किया, कॉर्पोरेशन जेएमसी का आपने प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भरा और उसके प्रोविजन में लिखा था जिसने टैक्स नहीं भरा है वो ऑप्शन में डिफॉल्टर नहीं आ सकता। आप अपने आप नहीं गए और कोई बंदी को अपने फ्रेंड को भेजा और इनडायरेक्ट परचेस करना चाहा तो वो भी अनलॉफुल है, आप डिफॉल्टर है, नहीं जा सकते। इंजरी टू द प्रॉपर्टी और पर्सन, किसी बुक का कॉपीराइट किसी ने लिया है तो उसका जेरॉक्स, फोटोकॉपी, स्कैन कुछ नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी ओनरशिप है, उसको इंजरी होगी। पर्सन और प्रॉपर्टी को इंजरी करना वो भी अनलॉफुल है। इमोरल, हर एक कंट्री के अलग अलग मॉरल्स होते हैं। यहाँ पे इंडिया में हिंदू लॉ में 1 मैरिज ओनली अलाउड, लेकिन एक्स है वो मिसेस वाई को ऐसा बोलेगा तो वाई से डिवोर्स ले ले, मैं 10 लाख दूंगा, बाद में मैरिज कर लूंगा तेरे साथ, वो इमोरल है, डिवोर्स के लिए किसी को हम प्रमोट नहीं कर सकते। और फ्रॉडुलेंट, एबीसी साथ में मिलकर ऐसा बोलेंगे हम चोरी करके आते हैं, जितना मिलेगा वो इक्वली शेयर कर लेंगे। कि ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के पहले के 5 पॉइंट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसीडरेशन, फोरबिडन बाय लॉ, प्रोविजन, डिफीट द प्रोविजन, इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, इमोरल एंड फ्रॉडुलेंट। और उसके बाद है जनरल पब्लिक को हानि करे ऐसा एग्रीमेंट, उसका मतलब ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी में आप जाहिर जनता को नुकसान पहुंचाने के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले ट्रेडिंग विद एनिमी, लाइक अलियन एनिमी, जब वॉर चल रहा है तो दुश्मन देश के बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, अवार्ड्स लेने के लिए किसी को आप करप्शन नहीं दे सकते। इंटरफेयर इन द कोर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आप ऑफिसर को, जज को, एडमिन ऑफिस को मनी देके आप पार्शियली और करप्टली काम करने का नहीं बोल सकते। स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा, उसका 5000 दोगे तो बोलेगा ये एविडेंस आप छुपा दो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे अनलॉफुल के ऑपोजिट पब्लिक पॉलिसी के मीनिंग में दिया है, उसका मतलब आपका मालाफाइड पर्पस है। किसी बंदे को आप लिटिगेशन में हेल्प कर रहे हो, माइनर इंजरी हुई थी एक्सीडेंट में, तब भी आप जिसको इंजरी हुई है उसका हेल्प कर रहे हो, तो सामने वाले पे केस कर मैं छाप के ढूंढ के दूंगा, रियल में लॉस नहीं हुआ था, सिर्फ आप उसको हेल्प कर रहे हो तो मेंटेनेंस, तो उस पे केस कर 20% मेरा तो चैम्पर्टी। मैरिज ब्रोकरेज, ये जो ब्यूरो सब है ना, मैरिज ब्यूरो, वो तो फीस लेते हैं, ब्रोकरेज नहीं लेते। प्रोक्यूर द वाइफ और प्रोक्यूर द मैरिज के लिए आप मनी नहीं ले सकते। हाँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बायोडेटा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके लिए फीस ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोक्यूर वर्ड यूज किया है एंड ब्रोकरेज वर्ड यूज किया है, वो ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। क्रिएट द मोनोपोली, हम दो सामने सामने एक दूसरे के कंपटीशन न हो, इसीलिए ज्यादा मनी लेने के लिए, फीस लेने के लिए और प्राइस लेने के लिए आप साथ में जुट जाते हो, तो वो भी ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। अनलॉफुल इन पार्ट है, अनलॉफुल इन पार्ट है,
आगे डिटेल आएगा, अलग हो सकता है तो लीगल पार्ट वैलिड, लेकिन यहाँ पे इतना ही बोला है अनलॉफुल इन पार्ट है जो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लास्ट टॉपिक है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। उसमें सबसे पहले इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जिसको जिसके साथ शादी करने की है, दोनों की इच्छा है, एज कंप्लीट है, 21 से ज्यादा बॉयज, तो वह शादी कर सकते हैं। लेकिन कोई इसको रुकावट खड़ी करेगा तो एग्रीमेंट वॉइड है। कहां रुकावट खड़ी कर सकते हैं? माइनर की शादी हो रही है, रीजनेबल पीरियड के अंदर आप उसका रुकावट खड़ी कर सकते हैं। उसकी एज जो गवर्नमेंट ने 21 दिया है, तो वहां तक आप उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो। इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, लॉफुल बिजनेस जिसको जहां करना है वहां लॉफुल बिजनेस कर सकते हैं। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में 4 एक्सेप्शन दिए हैं। लॉफुल बिजनेस को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते नॉर्मली, 4 सिचुएशन में कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट सिचुएशन, मैंने मेरा मॉडर्न पान का और अजम पान का अपना गुडविल आपको बेच दिया है, तो रिजनेबल टाइम तक रिजनेबल एरिया में मैं वह बिजनेस नहीं कर सकता। पार्टनरशिप में हमने देखा था रिटायर्ड पार्टनर गुडविल का मनी लेके जाता है तो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता है, रिजनेबल एरिया तक रिजनेबल टाइम तक वो बिजनेस नहीं कर सकता। प्रोफेशनल में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सीनियर के पास काम करता है तो ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, सीए के पास काम करता है तो एग्रीमेंट हो सकता है। जब तक मैं वहां जॉब करता है तब तक तुम पर्सनल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सर्विस एग्रीमेंट। ट्रेड कॉम्बिनेशन, जितना प्रोडक्शन होगा उतना आपको ही दूंगा। एसोसिएशन साथ में मिलकर प्राइस डिटरमाइन करती है, मिनिमम इतने में बेचेंगे, जामनगर अहमदाबाद की 750 रखेंगे, तो ये सब वैलिड है। 2 गुडविल रिलेटेड है, फर्स्ट सर्विस एग्रीमेंट है, फोर्थ ट्रेड कॉम्बिनेशन है, उसमें जितना प्रोडक्शन होगा उतना आपको दूंगा, एंड लास्ट वन दैट इज द मिनिमम प्राइस। इन इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं, कंपाउंडिंग एंड नॉट कंपाउंडिंग। जहां पे इम्प्रिजनमेंट की जगह पे रुपीस में पेनल्टी दी हुई है वो सब कंपाउंडिंग है। वो कंपाउंडिंग का लीगल प्रोसीडिंग आर्बिट्रेटर सामने सामने बैठ के, आर्बिट्रेटर यानी सरपंच, मुखिया, बीच वाला बंदा जो बोलेगा वो दोनों पार्टी को एक्सेप्ट है, वो सामने सामने बैठ के सेटल कर सकता है, आउटसाइड द कोर्ट सेटल कर सकता है। छोटे एक्सीडेंट के केस है, डिवोर्स के केस है, वो कंपाउंडेबल है, वो रिस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग हो सकता है। मर्डर है, चोरी की हुई है, आप ऐसा बोलोगे इतना मनी दे देता हूं केस नहीं करना, तो वो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा एंड वॉइड होगा। अनसर्टेन, कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन है, मैं मेरी चीज आइदर 500 और 800 में बेचूंगा तो वो वॉइड है। आप तेल लेने जाओ और बोलोगे नहीं विच टाइप ऑफ ऑयल यू नीड, तो यहाँ पे अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो बंदा एक से ज्यादा ऑयल बेच रहा है, एक से ज्यादा ऑयल बेच रहा है, उसका मतलब हुआ। सबसे पहले लास्ट टॉपिक है वेगरिंग। हम एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेस, एग्रीमेंट एक्सप्रेस है डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉट एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज, इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेन, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग यानी शर्त लगाना, आज रेन आएगा तो मैं आपको 1000 दूंगा, नहीं आएगा तो आप मुझे देंगे। मनी और मनी वर्क पे करते हैं। हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। कंटीजेंट एंड वेगरिंग का डिफरेंस 6 यूनिट में देखेंगे। यहाँ पे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इतना ही बोल रहे हैं, मनी और मनी वर्क पे करना है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी इवेंट है वो अनसर्टेन इवेंट है, इवेंट में हमारा कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट के कंट्रोल नहीं है, विन और लॉस वही हमारा पर्पस है, उसके अलावा और कोई स्टेक हमारा नहीं है। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। आप बेटिंग के लिए शर्त लगाने के लिए किसी को मनी लिया है आपने, तो उसे कोलेटरल वैलिड है। इलीगल के कोलेटरल वॉइड है, वॉइड के कोलेटरल वैलिड है। वेगरिंग वॉइड होने की वजह से उसके कोलेटरल है वो वैलिड है। आपने शर्त के लिए लोन लिया है तो वापस देना पड़ेगा। लॉटरी चांस पे डिपेंड कर रहा है, लॉटरी है वो गवर्नमेंट मान्य है तभी बिजनेस कर सकते हो, उसके आधार पे किसी के स्यू नहीं कर सकते। लॉटरी हॉर्सेस, हॉर्सेस में बेटिंग कोई कर रहा है तो लेस देन 500 है तो वो वॉइड है। स्पेक्यूलेशन, आपका इंटेंशन सवेरे से प्राइस डिफरेंस लेने का था
तो आपने ऐसा एग्रीमेंट किया है तो वो वेगरिंग एंड वॉइड है। सवेरे एफएनओ में प्राइस डिफरेंस नहीं लेना था, डिलीवरी लेना था, शाम को सिचुएशन की वजह से डिलीवरी नहीं लिया तो स्पेक्युलेटिव एंड वैलिड है। डिलीवरी लेते हो तो रेगुलर ट्रांजैक्शन, नॉट स्पेक्युलेटिव। डिलीवरी नहीं ले रहे हो, इंटेंशन डिलीवरी का था तो स्पेक्युलेशन ने वैलिड, लेकिन इंटेंशन ही डिलीवरी का नहीं था तो वेगरिंग एंड वॉइड। क्रॉसवर्ड पजल, स्किल बेस्ड, पिक्चर है, पिक्चर ड्रॉ करना है, एथलेटिक्स है, स्किल बेस्ड जो क्रॉसवर्ड पजल्स है ना वो सब वैलिड है। प्रीवियसली किसी का सोल्ड आंसर है, एडिटर के आंसर पे डिपेंड कर रहा है, आईएमडी चमरबंद वाला का केस स्टडी है तो वो वेगरिंग है एंड वॉइड है। प्रोमिसरी नोट आप जो वेगरिंग में दे रहे हो वो पार्ट ऑफ वेगरिंग है, इसीलिए उसको भी आप वॉइड ही मानेंगे, वेगरिंग ही मानोगे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होम कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, यूनिट 6 में देखेंगे। चिट फंड, सब लोग 7 महीने के 10 बंदे 10 महीने के लिए 10-10 हजार लेके आएंगे और लकी ड्रॉ करेंगे, 1 बाय 1 जिसका नाम आएगा 1 लाख ले जाएगा। चिट फंड है, 10 बंदे थे 10-10 हजार ले आए, पहले 10 चिट्ठी रखी, जिसका नाम आया वो 1 लाख ले जाएगा, बाद में 9 था चिट्स, उसमें से एक आया वो ले जाएगा, लकी ड्रॉ डिपेंड कर रहा है तो वो भी आपका वैलिड माना जाएगा। लॉटरी, हॉर्स रेस, स्पेक्युलेशन, चीट फंड, क्रॉसवर्ड पजल, इंश्योरेंस है एंड प्रॉमिसरी नोट है। ये टॉपिक हमने वेगरिंग में लर्न किया है। थैंक यू वेरी मच।